देखिए हेलो एवरीवन, ये टॉपिक ऑलरेडी मैं रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा चुका हूँ। सीरीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर आप लोग तो रेडियो एक्टिविटी किए थे। देखिए रिएक्शन इन विच two or more products are formed, reaction in which two or more products are formed from same set of reactant by two different path are called parallel reaction, are called हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोग को याद है कि ऐसा हम लोग रेडियो एक्टिविटी में पैरेलल और सीरीज पढ़े हैं। उसी का रिपीटेशन है। तो देखिए मेरा रिएक्टेंट है ए, उससे बी भी बन रहा है और सी भी बन रहा है, बट एक्चुअल में बी बनने का रेट कांस्टेंट क्या है? K1, और सी बनने का रेट कांस्टेंट। लेकिन अगर ऐसा रहता तब पूछते बी और सी बनने का रेट कांस्टेंट अलग अलग है सेम है। दिस इज यहाँ से ए, यहाँ भी ए से बी और सी बन रहा है, यहाँ भी ए से बी और सी बन रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे ए, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल रिएक्शन, क्योंकि इन दोनों का रेट कांस्टेंट क्या रहेगा? बी बनने का भी रेट कांस्टेंट के और सी बनने का भी रेट कांस्टेंट के। तो यहाँ पे बी और सी का सेम पाथ है, बट यहाँ पे बी और सी बनने का सेम पाथ है या डिफरेंट पाथ है? डिफरेंट पाथ है। ओके, दैट्स वाई इसका रेट इसको क्या बोलेंगे? इस टाइप का सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्री? एक डिफरेंस समझ में आ गया। अब यहां देखिए, माइनस डी ए बाई डी टी, तो इसको क्या बोलेगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। लेकिन इट इज वेरी, एक और चीज यहां देखिएगा स्टूडेंट, यहां पे बी का कोफिशिएंट कितना है? सी का कोफिशिएंट और ए का कोफिशिएंट। ए का अगर वन मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट होता है तो बी का कितना मॉलिक्यूल बनेगा? वन। और मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया है ना, और सी रिस्पॉन्स कीजिएगा, और सी का भी कितना बनेगा? वन। एग्री? इस एग्जाम्पल में ए का अगर वन डिसोसिएट होगा, वन मॉलिक्यूल, तो क्या बी का वन मॉलिक्यूल और सी का वन मॉलिक्यूल बनेगा? यहां पे जो मॉलिक्यूल बी देगा वो मॉलिक्यूल सी नहीं देगा। बी अगर इसका एक मॉलिक्यूल बनेगा तो या तो बी बनेगा नहीं तो सी बनेगा, बट वहां पे एक मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो बी और सी दोनों बनेगा। एक दूसरा डिफरेंस हो गया पैरेलल का और उसका यहाँ पे कंपेयर करने का। समझ गए? इसका तो इस एग्जाम्पल में जो मॉलिक्यूल बी प्रोड्यूस करेगा वो मॉलिक्यूल सी प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट इस एग्जाम्पल में इसका सेम मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल अगर प्रोडक्ट देता है तो इस एक मॉलिक्यूल से बी और सी दोनों का एक मॉलिक्यूल मिलेगा, बट इसका सेम मॉलिक्यूल से बाय सेम मॉलिक्यूल्स या तो बी और नहीं तो सी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, राइट? तो माइनस डी ए बाई डी टी को क्या बोलेंगे? हाँ, कुणाल, कंकन,
कंकन या कुणाल किसी को भेजी थी? दोनों, कंकन या कुणाल दोनों? वहाँ का नेटवर्क पकड़े हुए था। वो एक्चुअली दूसरे क्लासरूम का नेटवर्क पकड़ लिया था। एनीवे तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो स्टूडेंट इसका बी बनने का रेट कांस्टेंट K1 है और सी बनने का रेट कांस्टेंट K2 है। तो यहाँ पे हम लोग एक ओवरऑल रेट कांस्टेंट मानेंगे K इक्विवेलेंट, राइट, और माइनस DA/dt इक्वल टू K इक्विवेलेंट। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर नाम ही दिए हुए हैं, एक रेस्पेक्टिव कितना ऑर्डर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। लेकिन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dB/dt, इसके लिए अगर हम लोग को एक टर्म में लिखना रहेगा, क्या टर्म में लिखना पड़ेगा? अगर एक टर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? क्या dB/dt इक्वल टू K इक्विवेलेंट लिखेंगे या K1 इंटू A के पावर 1? B के लिए कौन सा यूज करेंगे? K1, क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट क्या है? K1। तो B के रेस्पेक्ट में अगर मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा एक टर्म में, तो वहां पे रेट कांस्टेंट क्या यूज करना है? K1। C के लिए अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन यूज करना है तो उसके लिए क्या यूज करना है? K2। लेकिन अगर A का ओवरऑल यूज करना है तब क्या यूज करेंगे? K इक्विवेलेंट। तो dB/dt इक्वल टू K1 इंटू A के पावर 1, ये सेकेंड हो गया। और dC/dt क्या होगा स्टूडेंट? चलिए, तो यहां पे B का और C का दोनों का कोफिशिएंट 1 है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको हम लोग क्या बोले हैं? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ B। इसको भी क्या बोले हैं? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ C। तो क्या ये बोल सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ B प्लस रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ C मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A? लिखिए एक लाइन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ B प्लस रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ C इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। इसका मतलब किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है? इसका मतलब ये हो गया K1 A के पावर 1, K2 A के पावर 2 इक्वल टू व्हाट? K इक्विवेलेंट A के पावर 1। A और A आपस में कैंसिल। इसका मतलब K इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट? K1 प्लस K2। एग्री? उससे फायदा क्या होगा? यहां तक आ जाइए। आप लोग रेडियो एक्टिविटी का क्लास किए थे? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इससे फायदा क्या होगा कि इस टाइप का सिचुएशन में ओवरऑल हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ तो हम लोग एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं ना, बट उस हाफ लाइफ में हो गया काम। नेटवर्क वहाँ का पकड़ा हुआ था, इस बार नेटवर्क यहाँ पे लगाइए क्लास, तो यहाँ का देख लीजिएगा। ओवरऑल हाफ लाइफ जब हम लोग देखेंगे तो उस हाफ लाइफ में ए का अमाउंट इनिशियल के रेस्पेक्ट में हाफ हो जाएगा, बट उससे सिर्फ बी बनेगा, सी बनेगा, या दोनों बनते रहेगा?
तो टी हाफ निकालने के लिए 0.693 बाई K1 यूज करें, K2 यूज करें या K इक्विवेलेंट यूज करेंगे। ऐसा ही बात मैं रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। K1 प्लस यहाँ देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कीजिए। इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन थर्ड, कितना क्या मिलेगा सर? ये तो मिल गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी डिवाइड बाई रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी एट एनी टाइम टी, राइट, इक्वल टू K1A और बाई K2A। एग्री? ए और ए आपस में कैंसिल, ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। इसका मतलब है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी एट एनी टाइम टी और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी एट एनी टाइम टी ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, नहीं? और किसके रेशियो के बराबर रहेगा? इसका रेशियो, ए कांस्टेंट नहीं रहता, इसका रेशियो कांस्टेंट रहता है। कितना बराबर? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इसका मतलब रेशियो ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी एंड सी इज डिपेंड्स ऑन टाइम, इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि K1 K2 डिपेंड्स ऑन व्हाट, लिख लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन बी सेकंड, क्या हम लोग डी बी इक्वल टू लिख सकते हैं K1A dt, लिख सकते हैं ना? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं। अरे इंटीग्रेट करेंगे, राइट? तो इंटीग्रेशन करने के बाद इन t इक्वल टू 0, बी का अमाउंट तो 0 था एट एनी टाइम t, तो यहाँ पे 0 से t, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ बी एट एनी टाइम t। इसमें बाहर किसको निकाल सकते हैं? K1 को, राइट? 0 से t, इसको इक्वेशन 4 बोलिए। और यहाँ देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या लिख सकते हैं? डी सी इक्वल टू K2A dt, जीरो से t इम्प्लाई concentration of C at any time t equal to K2 फोर्थ डिवाइडेड बाई फिफ्थ, क्या बोलिएगा स्टूडेंट? B बाई C एट एनी टाइम t इक्वल टू K1A dt 0 से t डिवाइड बाई K2A dt 0 से t। नहीं तो पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? इसको इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, बट ये पूरा टर्म तो इंटीग्रेशन करने के बाद इक्वल ही रहेगा ना ऊपर और नीचे का। तो इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल कर दिए, बचा क्या सर? बचा है अमाउंट ऑफ बी एंड सी का रेशियो एट एनी टाइम टी, ये भी K1 बाई K2 के बराबर रहेगा। एग्री?
करेक्ट। बट इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब ये आप फार्मूला डेवलप कर रहे हैं तो उस टाइम पे B और C का कोफिशिएंट 1 1 है। क्या है? 1 1 है। चलिए एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। हो गया? आंसर आ गया है? देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे आप तो आप खुद बताइए, ये है रेट ऑफ प्रोडक्शन, पर इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तब ये इसके बराबर होगा। नहीं, एग्री है या नहीं है? रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन सेम है या अलग अलग है? अलग अलग बात होता है। बट अगर ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन करना है तो उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे। दैट्स वाई dB बाई dt इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 2k1 a के पावर 1, राइट? 2k1 a के पावर 1। सिमिलरली dc बाई dt, तो यहाँ पे c का कोफिशिएंट कितना था? 1।
तब डायरेक्टली हो जाएगा K2 a के पावर 1। यहाँ से अगर निकालेंगे तो B इक्वल टू क्या मिलेगा 2K1, राइट, 0 से T, और यहाँ से निकालिएगा C तो क्या मिलेगा K2। देखिए तो यहाँ तक आप लोग समझ पाए। इसका मतलब यहाँ पे B बाई C करेंगे तो क्या K1 बाई K2 मिलेगा या 2K1 बाई K2, 2K1 बाई K2। ये पहला क्लास में ही आपको बताया था कि रेट ऑफ प्रोडक्शन अलग बात है और रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना से डिवाइड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा उसे कोफिशिएंट से, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। हो गया स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं। यहाँ देखिए a का कोफिशिएंट 1 रखते हुए अगर यहाँ पे x b है और बाई c है तो क्या b बाई c अगर ये K1 है ये K2 है तो क्या x K1 बाई K2 लिख सकते हैं। जनरलाइज कर लेते हैं, थ्योरी टाइप का बन जाएगा, राइट। तो क्या यहाँ पे मेरे जो एग्जांपल में है उसमें b बाई सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4K1 बाई 3K2, एग्री। और b बाई सी का रेशियो दिया हुआ है ना कितना, तो K1 दिया हुआ है और K2 अननोन है। क्या यहाँ से K2 निकाल लेंगे और K2 निकल जाएगा स्टूडेंट तो K इक्विलिब्रियम के ओवरऑल K इक्विवेलेंट क्या था K1 प्लस, और K इक्विवेलेंट निकल गया तो ओवरऑल हाफ लाइफ क्या लिखेगा 0.693 बाई K1 प्लस K2। यही तो आंसर होना चाहिए, सॉल्व हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिए। हो गया ना। चलिए 3 हो गया है।
बी बाई सी का वैल्यू कितना होगा, K1/K2। तो परसेंटेज ऑफ बी एट एनी टाइम टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट का परसेंटेज। तो प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्ट इनटू व्हाट, 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मुझे लगता है ये होना चाहिए K1/K1 + K2 इंटू 100। एग्री? यहाँ से यहाँ तो आ सकता है ना। क्या आप लोग समझ में आया मैंने जो लिख दिया? ठीक है, तो कितना परसेंट आया है, 80%। तो परसेंटेज ऑफ सी कितना रहेगा, 20%। ठीक है, चलिए हो गया। सीरीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको बहुत एलाबरेट फॉर्म में थ्योरी देखना है, वो रेडियो एक्टिविटी में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी पैरेलल डीके एंड सीरीज डीके में का क्वेश्चन लिया था और उसको मैं प्रॉपर सॉल्व किया था। सीरीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, ए से बी बन रहा है, फिर बी से क्या बन रहा है, सी से क्या बन रहा है, डी एंड सो ऑन। और अगर इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, इसका रेट कांस्टेंट K3 एंड सो ऑन, तो उस केस में ये जनरली ये पूछा जाता है इसका डेरिवेशन। किसी को डेरिवेशन देखना तो कहाँ देखना है, रेडियो एक्टिविटी के थ्योरी में जाकर देखिएगा। सीरीज डीके, पैरेलल डीके नहीं, कहाँ, उसको मैं प्रॉब्लम बनाकर ही सॉल्व किया हूँ, प्रॉपर इंटीग्रेशन करके, राइट। बट आप लोग से सिर्फ ए पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द टाइम व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स मैक्सिमम। लिखिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, टाइम व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स मैक्सिमम। आप लोग में से किसी को याद है टाइम क्या होता है? ये फार्मूला था, ठीक है। इसको रट जाना है। ये कौन सा टाइम है? दिस इज द टाइम व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स मैक्सिमम। दिस इज द टाइम व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स मैक्सिमम। हो गया? चलिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, एट इक्विलिब्रियम। किसका इक्विलिब्रियम? एट इक्विलिब्रियम ऑफ बी सी एंड डी सो ऑन। तो भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट पे किसी भी कंपाउंड का, जिसके लिए आप इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, इसका तो कभी इक्विलिब्रियम होगा नहीं। कि नहीं होगा सर? ए तो ऑलरेडी बना के छोड़ दिए, यहाँ से तो सिर्फ जा रहा है। बट बी के साथ क्या हो रहा है कि आ भी रहा है और जा भी रहा है। क्या हो रहा है? ये कुछ ऐसा है कि आपने पहले आपके पास कुछ पैसा जमा हो रहा है, एक टाइम के बाद मानते कि 1000 आपके पास रुपया जमा हो गया। अब क्या हो रहा है कि 10 रुपया आ रहा है तो 10 रुपया जा रहा है, तो आने का रेट और जाने का रेट उसके बाद कांस्टेंट हो गया। तब क्या होगा? आपके पास जो रुपया है वो टाइम के साथ वेरिएबल रहा या कांस्टेंट हो गया।
तो बी के लिए एक वैसा सिचुएशन जब रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम पे बी का क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि अमाउंट कांस्टेंट हो जाए, राइट। इसका मतलब है कि अगर बी का अमाउंट टाइम के साथ, तो बी का dv/dt को क्या पढ़ते हैं, बोलिए, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस केस में नहीं लगता है कि dv/dt ओवरऑल dv/dt इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन और माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ प्रोडक्शन माइनस व्हाट, रेट ऑफ, इसका प्रोडक्शन का रेट और इसका डिसअपियरेंस का रेट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या रेट ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं, k1 a के पावर 1, राइट। और यहाँ पे इसका डिसअपियरेंस और c का प्रोडक्शन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, तो यहाँ c का प्रोडक्शन और इसका डिसअपियरेंस सेम रहेगा, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, k2 b के पावर 1। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो b का अमाउंट टाइम के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो k1 a माइनस k2 b इम्प्लाई k1 a इक्वल टू व्हाट, k2 b। सिमिलरली c का भी अगर यानी कि b c d सब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, मतलब c का भी अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, तो अगर इसके लिए सोचिएगा तब आपको मिल जाएगा k2 b इक्वल टू k3 c। एग्री। इस तरीके से अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को अगर इक्वेट करते हैं तो सीरीज रिएक्शन में k1 a इक्वल टू k2 b इक्वल टू k3 c एंड सो ऑन, बट दिस द क्राइटेरिया फॉर व्हाट, सीरीज इक्विलिब्रियम, राइट। हो गया। हो गया स्टूडेंट। यहाँ देखिए, ये थ्योरी खत्म। अच्छा बताइए कि हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का क्या था जब कोफिशिएंट रिएक्टेंट का 1 था, याद है आप लोग को? C0/2K आया था, C0/2K। और फर्स्ट एक कितना आया था स्टूडेंट, और कोफिशिएंट अगर 1 है तो, और फर्स्ट ऑर्डर का क्या आया था, और सेकेंड ऑर्डर का क्या आया था, सिंपल सेकेंड ऑर्डर, वन बाई के C0 आया था। एग्री ना? ये पढ़ाया हूँ, सेकेंड ऑर्डर में होगा। और अगर थर्ड ऑर्डर आता तब कितना आता, एग्री? तो यहाँ से देखिए तो क्या पैटर्न आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं तो यहाँ से ऑब्जर्व किया
कि सर टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन है, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्री है या नहीं है? अगर जीरो ऑर्डर है तो सी नॉट ऊपर रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सेकंड ऑर्डर है तो 1 माइनस 2 मतलब -1 नीचे आ जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर है तो -2 हो जाएगा, मतलब इन्वर्स कितना रहेगा, स्क्वायर रहेगा। तो इस यहाँ से हम लोग ए ऑब्जर्व किए, इसका मतलब टी हाफ इक्वल टू व्हाट, इसका मतलब टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी नॉट 1 बाई सी नॉट 2 के पावर 1 माइनस एन। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट 1 तो हाफ लाइफ टी नॉट टी हाफ 1, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट 2 तो हाफ लाइफ टी हाफ 2। तो समटाइम्स ऐसा रहेगा कि आपका दो अलग अलग, यहाँ देखिएगा सी नॉट 1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, सी नॉट 1 सी नॉट 2, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग टी हाफ 1 टी हाफ 2 दिया रहेगा। और तब पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इस फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा। टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 इक्वल टू सी नॉट 1 बाई सी नॉट 2 के पावर कितना। तो ऐसा सॉल्व कैसे करेंगे, कोई बात नहीं है, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लॉग। तो लॉग लीजिएगा, समझ रहे हैं सॉल्व करने का तरीका। यहाँ से सॉल्व करने का तरीका रहेगा कि अगर दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा तो लॉग, ऑनलाइन स्टूडेंट बोलिए समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वल टू 1 माइनस एन लॉग सी नॉट 1 बाई सी नॉट 2। यहाँ से ओनली अननोन क्या रहेगा, एन। क्या फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ एन, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हाँ लॉग लेने का तो आप यहाँ पे ये आपके पास पावर है कि आप लॉग ले रहे हैं तो बेस कितना लेना चाहते हैं, ये मेरी मर्जी है ना। इट कंपल्सरी ऑलवेज बेस ई ले, ऐसा कंपल्सरी है क्या कि बेस ऑलवेज ई ले। तो जब यहाँ पे लॉग लिख रहे हैं तो मतलब बेस 10 लिया हूँ। अब मैं समझ गया आप कहाँ से इन्फ्लुएंस हो गए। वो आर्यनियस इक्वेशन देख रहे थे, उसमें ई आ रहा था, वहाँ पर भाई जानबूझ के ई लेते थे ताकि लॉग ई बेस ई पावर ई वो कितना बन जाए। समझा कीजिए भाई बातों को, फीलिंग को समझिए। खाली आप एकदम बिल्कुल किताबी हो जाते हैं कि नहीं ये यहाँ पे ऑल द टाइम एलन लेना है। एलन क्यों लेना है उस बात को ज़्यादा फील कीजिए कि वहाँ पे मजबूरी था, राइट। ये छोटा छोटा सा बात में उलझ जाते हैं। अगर आपको इतना ही शौक है तो लीजिए लॉग बेस ई, तो यहाँ पे एलन लिखिए, यहाँ भी एलन लिखिए। बाद में क्या करेंगे कि 2.33 से 303 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी या इधर भी, राइट। अब वो उड़ जाएगा, आ जाइएगा यहाँ पे। नहीं समझे, इसका मतलब है कि लॉग पढ़ना चाहिए था। नहीं, कल ही 2 क्लास में बच्चों को जो 12th में गए उनको लॉग का क्लास दिया हूँ। ये सब कुछ लॉग का पढ़िए, बहुत जगह आता है ना लॉग। ये फंक्शन में तो लॉग आता ही है, मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में। अब यहाँ देखिए,
यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, समटाइम्स ऐसा मैं क्वेश्चन देखा हूँ, अब तक पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, T12 C01 इक्वल टू T12 C02 इक्वल टू T13 C03, इन व्हाट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये पूछा गया है। सेकेंड ऑर्डर नहीं समझे? T12 बाई T12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C02 बाई C01। इसका मतलब T12 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, C0। एग्री? इसको कंपेयर करके क्या कर दीजिएगा, T12 C0 के पावर -1। सॉल्व करने का तरीका, इसका मतलब है कि 1 माइनस n का काम कौन कर रहा है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n 2 हो जाएगा। समझे? लिख लीजिए। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, इन व्हाट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसको ऐसे सजा लीजिएगा। और ऐसे सजाने के बाद देखिएगा ए और ए 1 तो 1 में क्या रिलेशन है, तो इसका मतलब ये है, इसका पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और -1 किसका काम करेगा, 1 माइनस n का काम करेगा। एग्री? समझे? इट इज नॉट थ्योरी, इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट? चलिए, तो आपका केमिकल काइनेटिक्स में एक क्लास और है। अब वो थ्योरी नहीं है स्टूडेंट, वो 4 एग्जाम्पल लूँगा, वो आरसी मुखर्जी का और आईआईटी का पूछा हुआ सब्जेक्टिव है, बट आपके लिए थ्योरी बन जाएगा। और वो नीट में मैं असाइनमेंट में और आया हुआ देखा हूँ एग्जाम्पल, वो है एक्चुअली आरसी मुखर्जी का सब्जेक्टिव, बट उसी को मैं थ्योरी बना के पढ़ाऊँगा। ठीक है, 4 एग्जाम्पल, तो वो आपका नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास रहेगा मेरी तरफ से केमिकल काइनेटिक्स का। आज के लिए इतना ही। उसके बाद का प्लानिंग रहेगा कि कोई फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार्ट नहीं करूँगा। अगर 2 क्लास केमिस्ट्री का रहेगा तो दोनों ऑर्गेनिक, पहले मैं ऑर्गेनिक को फिनिश करूँगा, क्योंकि अब 2 ही फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर बचा हुआ है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले ऑर्गेनिक को पहले एक्सेलरेट करके फिनिश करते हैं और तब फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ बोलिए। आपको ऐड करवाना है तो आप जब कैटलिस्ट नहीं, वो काम मुझे मत दीजिए, कैटलिस्ट के ऑफिस में आते हैं तो वहाँ पर जो बाकी ऑफिस में बैठे रहते हैं ना, उनको बोल दीजिएगा, बोलो ऐड कर देंगे।